मैंने एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को लेकर चला है, और रैट ट्रैप का प्रयोग यहाँ पर एज अ मेटाफर हुआ है। मेटाफर कब होता है? जब सेम थिंग एट्रीब्यूट कर देते हैं किसी दूसरी चीज को, यानी कि दुनिया को कहा गया है ये क्या है, मतलब डायरेक्ट कह दिया गया है ये दुनिया जो है, ये वर्ल्ड जो है एक रैट ट्रैप है। एज अ रैट ट्रैप नहीं, लाइक अ रैट ट्रैप नहीं, सीधे कहा रैट ट्रैप है, इसीलिए ये मेटाफर है। और इसके थ्रू जो ऑथर हैं वो ह्यूमन प्रेडिकामेंट, प्रेडिकामेंट का मतलब होता है मानवीय दुर्दशा, मानवीय दुर्दशा को दिखाने की कोशिश की, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस तरह से उसका लाइफ जो है एक प्रकार के रैट ट्रैप में फंस के रह जाता है। इन सभी चीजों को दर्शाने की इसमें कोशिश की गई है। साथ ही साथ पूरे स्टोरी में देयर इज ए सटल ह्यूमर, ह्यूमर का भी प्रयोग है जो जगह जगह पे अलग से नहीं दिखता है। ये ह्यूमर का प्रयोग अलग से नहीं दिखता है कि हंसाने का प्रयास कर रहा हो पोएट, नहीं सॉरी राइटर, राइटर इसमें कोई हंसाने का जबरदस्ती प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन उनके जो बोलने के तरीके हैं, डायलॉग डिलीवरी जो है इन लोगों की, जितने कलाकार हैं इसके, जो भी इसके कैरेक्टर्स हैं, उनके जो बोलने का अंदाज है, उनके जो सोचने का अंदाज है, जो जो वो कहते हैं, उसी में कहीं ना कहीं जो है वो ह्यूमर दिखता है। तो और इसका कई सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कहां पर इस तरह से प्रयोग किया गया है। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो डायलॉग डिलीवरी में अक्सर वो मिल जाता है कहाँ कहाँ पे, जैसे जब वो उसकी गलती को दिखा रहा होता है, आयरन मास्टर जब इस रेड ट्रैप पैडलर के गलती को दिखा रहा होता है, तो उस समय में वो जो भी बातें करता है कि पूरी दुनिया जो है सो एक रेड ट्रैप की तरह है, कुछ उसमें फंस चुके हैं, कुछ उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, और आज नहीं तो कल उनकी भी स्थिति ऐसी हो गई थी। ये सब चीज जो है कहीं ना कहीं ह्यूमर दिखाता है। I think there was a question like this, a special question related to this. No matter, when I get, I will discuss that one too. But right now, okay. तो जहां तक थीम की बात है, तो देखिए स्टोरी पूरे डील करती है कि ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स, कि लोग जब कभी मटेरियल बेनिफिट की ओर जाता है, मटेरियल बेनिफिट को देखता है, तो उसकी परेशानी बढ़ती है, लग जाता है, मटेरियल बेनिफिट के पीछे भागता है। दैट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू, तो निश्चित रूप से ये उसमें गिरेंगे, इनका गिरना तय है। ऐसे लोग निश्चित रूप से उसमें गिरेंगे। तो जब मटेरियल बेनिफिट की ओर लोग भागता है, तो इसको भी, तो उस ट्रैप में उसे फंसना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं उस समस्या की ओर फंसना ही पड़ेगा। अगर वो एक ग्रेजुअल वे से नहीं जाता है, तो ग्रेजुअल वे मतलब मेहनत के वे से अगर वहां नहीं पहुंचता है, तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसको इसकी परेशानी झेलनी पड़ेगी, और निश्चित रूप से वो इस ट्रैप में फंसेगा सूनर और लेटर। इट ऑल्सो ड्वेल्स ऑन द ह्यूमन टेंडेंसी, इसके अलावा कहानी में एक मानवीय टेंडेंसी को भी दर्शाने की कोशिश की गई है।
टेंडेंसी का मतलब होता है तौर तरीके, उसका व्यवहार जो होता है, कि रिडीम वन सेल्फ फ्रॉम डिसऑनेस्ट वे, यानी कि डिसऑनेस्ट तरीके से आगे बढ़ना, फोकसिंग ऑन ह्यूमन लोनलीनेस। इसके अलावा ह्यूमन लोनलीनेस पर फोकस करता है पूरा चैप्टर, एंड द नीड टू बॉन्ड विद ईच अदर, और जरूरत है एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को साथ देने की जरूरत है, एक दूसरे के लिए समय निकालने की जरूरत है, कभी भी कोई परेशानी में हो तो उसको साथ देने की जरूरत है। और ऐसे लोग जो हैव नॉट्स हैं, खास करके ऐसे लोग जो हैव नॉट्स की श्रेणी में आते हैं, समाज के ऐसे लोग जो डिप्राइव्ड हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत है। और इट्स आवर ड्यूटी टू मेक देयर लाइफ्स वर्थ लिविंग, कि हम उनके जीवन को जीने योग्य बनाएं, उनके जीवन को एंजॉयबल बनाएं। हाउएवर हियर एंड देयर आर स्ट्रे गुड सोल्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहानी में गुड सोल्स नहीं है, अच्छे सोल्स भी हैं। एंड यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एडला। इसमें एडला जो है सो एक ऐसे ही अच्छे सोल की तरफ है। अगर वो भी अपने फादर के रास्ते पर चलती, और अगर वो साहस नहीं करती, करेज नहीं करती, अपने फादर से एक तरह से उसने फादर का विरोध करते हुए, फादर को मतलब फादर के गुस्से को सहन करते हुए उसने इस व्यक्ति की मदद करने की कोशिश की है। तो अगर वो नहीं करती, ऐसा सोल अगर नहीं होता इस कहानी में, तो फिर कहां से उस व्यक्ति में बदलाव आ सकता था? तो जहां तहां अच्छे सोल भी दिख जाते हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं, आउट ऑफ द एविस ऑफ देयर रेचेडनेस, तो उसे ऐसी जो परेशानियां हैं उससे बाहर निकालने में उसने सहयोग किया है, उसने साथ दिया है बाहर निकालने में। उसका जो दुर्दशा है, परेशानी है, उससे निकालने की कोशिश किया है। एंड यू कैन इमेजिन कि आफ्टर दिस इतना बड़ा जो चेंज आता है उसमें, उस पैडलर में, ये जो चेंज आता है, आप समझिए वो चेंज उसके लिए जीवन भर का चेंज रहेगा। निश्चित रूप से अब वो उस गर्त में नहीं फंसने वाला है। ही हैज removed himself with the help of Adla, he has removed himself from that wretchedness। वो जो एक गड्ढे में गिर चुका था, वो उससे अपने आप को बाहर निकाल चुका है। तो ये किसके कारण हुआ? Who helped him in doing so? Obviously ऐसा great souls like एडला, ये एडला का प्रभाव था, एडला का प्रयास था, जिस वजह से उसकी गुडनेस उसको इतने अंदर तक प्रभावित कर जाती है कि वो आदमी अपने आप को फिर जो है सो नहीं बदलेगा, मतलब फिर वो पुराने रास्ते पर नहीं आएगा। वो निश्चित रूप से अच्छे रास्ते को चूज करेगा, अच्छाई की ओर जाएगा और अपने जीवन में बदलाव लाएगा। इसके बाद जहां तक मैसेज की बात है, हम मैसेज भी डिस्कस अगर करते हैं, तो रैट ट्रैप brings home the idea that the latent spark of human goodness, latent यानी कि जो छिपा हुआ है, ये गुडनेस इज इनहेरेंट इन ईच वन ऑफ अस, हम सब में है वो। देखिए जीवन जो है वो गुडनेस और बैड बिहेवियर, इसका जो है सो मिक्सचर है। जब मनुष्य के जीवन में जो चीज हावी हो जाता है, जो जिस पलड़े पे वो ज्यादा अपने आप को उस वजह से वो रख पाता है, तो जो पलड़ा भारी हो जाता है उसी हिसाब से वो बिहेव करता है। अदरवाइज है ऐसा नहीं है कि गुडनेस नहीं होता है। जो पूरे के पूरे क्रूएल जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर कोई गुडनेस नहीं होती होगी। वो क्रूएल व्यक्ति भी दूसरों के लिए क्रूएल हो सकता है, लेकिन क्या वो सेम बिहेवियर अपने बच्चों के लिए करेगा? जो डकैत है मान लीजिए, जो इस तरह से किसी की हत्या करने वाला है, क्या वो सेम बिहेवियर अपने बच्चों के साथ कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं अपने बच्चों के प्रति तो गुडनेस है उसके अंदर। तो सवाल ये उठता है कि कैसे ये जो इनहेरेंट गुडनेस है कैसे बाहर निकले, कैसे बाहर आए। ये पेडलर जो है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अच्छा जीवन जीने की इच्छा होती होगी। उसे भी कभी ना कभी जीवन का एक समय ऐसा आता होगा, दिन में कभी ना कभी ऐसा आता होगा कि when he must think that what he was doing was wrong,
कि जो कुछ भी वो कर रहा है, जिस चीज में वो इंडल्ज है, वो अच्छा नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक उसे ऐसे रेट ट्रैप में फंसा देगा, जो रेट ट्रैप में फंस जाने के बाद फिर उसका बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इस चीज को वो भी समझता होगा। तो ये क्यों समझ पाता था? क्योंकि उसके अंदर भी ये लेटेंट गुडनेस थी, ह्यूमन गुडनेस थी उसके अंदर। तो सबके अंदर ये चीज होती है। सवाल ये उठता है कि इट कैन बी स्टर्ड इनटू लाइफ थ्रू, इसे मतलब आंदोलित किया जा सकता है, इसे बाहर निकालने की जरूरत है, इसे बाहर लाने की जरूरत है। और ये बाहर कब आएगा? जब कोई सामने आकर उसको उसको आंदोलित करेगा, स्टर करेगा, उसके अंदर उसको हिला देगा। और ये कब कैसे होगा? लव और अंडरस्टैंडिंग से होगा। ऐसे लोगों को प्यार और अंडरस्टैंडिंग देने की जरूरत होगी, ऐसे लोगों को समझने की जरूरत होगी। ऐसे लोगों को अगर हम समझेंगे, ऐसे लोगों को प्यार से समझाया जा सकता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग से समझाई जा सकती है। None of us is infallible and one should think twice before sitting in judgment. हम बहुत जल्दी जज कर जाते हैं। कई व्यक्ति दूसरों को, दूसरे के बुराई इतनी जल्दी देख लेते हैं, दूसरे की बुराई, दूसरे के अंदर बुराई को इतनी अच्छे से जज कर लेते हैं, तो बड़ा ही जजमेंटल हम हो जाते हैं। दूसरे को कंडेम करना, दूसरे को क्रिटिसाइज करना, सामने वाला लगता है कोई सीनर जो है, वो जैसे ही उसके बारे में पता चलता है, बहुत बहुत ज्यादा हम उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। ये समाज में कई घटनाएं घटती हैं। जब आप देखेंगे कि उस पर बहुत सी बहस होती रहती है, लेकिन उन बहस करने वालों में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने अंदर झांक के देखने की कोशिश नहीं करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमारे अंदर कितनी बुराई है, हम भी उस बुराई के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो, कोई ना कोई स्तर की बुराई तो हमारे अंदर भी है। तो बहुत जल्दी जजमेंटल होना भी कहता है कि हम बहुत जल्दी जजमेंट नहीं करें, दूसरे की को क्रिटिसाइज नहीं करें, दूसरे को की निंदा नहीं करें। क्योंकि अगर हम चोरी की बात करते हैं कि वो पेडलर जो है क्रॉफ्टर के घर चोरी कर लेता है, तो चोरी कर लेता है, क्या ये ऐसा टेम्पटेशन, ऐसी कोई टेम्पटेशन हमारे आपके अंदर नहीं आ सकती है? जरूरी नहीं है कि वो पैसे चुराने वाली टेम्पटेशन की बात कर रहा है, टेम्पटेशन तो कई तरह की हो सकती है। देखना यह है कि वो भी टेम्पटेशन की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। तो आदमी स्वभाव से लालची भी होता है, आदमी स्वभाव से ये आपको सेल्फिश होता है। तो बहुत जल्दी जजमेंटल होना अच्छा नहीं है। तो हम आप कभी भी उस टेम्पटेशन का शिकार हो सकते हैं। ये कब होता है ऐसा कि लोग, वैसा कोई वीक मोमेंट आ जाता है, वैसा कोई कमजोर क्षण आ जाता है, उस वीक मोमेंट में गलती हो जाती है। जब वो वही तराजू के पलड़े की बात कर रहे हैं कि दोनों तराजू के वो पलड़े जब वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वो लगता है कौन सा जो, तो गुडनेस अगर हावी हो गया तब तो हम अच्छा काम करेंगे, हमसे अच्छा काम होता है। लेकिन अगर वही बैड बिहेवियर या बैड सोच उस पर हावी हो जाती है, तो वो पलड़ा जो है, सो तराजू का वो जो पक्ष है, वो जो पल्ला है, वो भारी हो जाता है और वो काम करवा देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग सोचते नहीं है, ऐसे लोग भी सोचते होंगे, उनके अंदर भी लेटेंट गुडनेस है कहीं ना कहीं। तो हम किसी की क्रिटिसाइज करने से पहले, किसी को ऐसी किसी परिस्थिति में किसी की कंडेम करने से पहले एक बार अपने अंदर भी हमें झांकना चाहिए, एक बार हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए कि हम ठीक हैं या नहीं, हम तो नहीं कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, हमसे तो नहीं कोई गड़बड़ हो रहा है। इसके बाद देखेंगे नैरेटिव का जो स्टाइल है, शब्दों का प्रयोग किया गया है, शब्दों के माध्यम से समझाया, मतलब ये नहीं कि कहानी में बताया जाए कि वो जो रेड ट्रैप पैडलर है वो किस तरह के परेशानियों में है, शब्दों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। शब्दों का प्रयोग किया गया है उसकी दुर्दशा को बताने के लिए। तो कैसे है? एक तो देखिए फेरी मैनर में कहानी को समझाया गया है, एक ऐसा लगता है जैसे परियों की कहानी समझाई जाती हो, जिसमें परी के रूप में कौन आती है, एडला जो है सो परी के रूप में सामने आती है, सब कुछ को ठीक कर देती है, ऐसा लगता है। लेकिन फिलोसॉफिकल ग्रेविटी जो है, ये इसका प्रयोग किया गया है, जिसमें ह्यूमर और विट
बीच बीच में ह्यूमर और विट का प्रयोग किया गया है, हंसी और बुद्धिमानी से भरी हुई बातें। कई सारे शब्दों के माध्यम से देखिए कैसे कैसे शब्द प्रयोग किए गए हैं उस व्यक्ति की, रेड ट्रैप पैडलर की परेशानियों को दिखाने के लिए, उसके तकलीफ को बताने के लिए। प्लॉड, ट्रज, स्टैगर, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सब उसके वियरीनेस को, उसके इसकी कमजोरी को, उसके दुखद अवस्था को ये सब बयान करता है। कैसे कैसे शब्द, प्लॉड, ट्रज, यानी इसका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से चल पाना, चलने में दिक्कत महसूस करना, परेशानी होना, घिसट घिसट के चलना। ये सभी शब्द लगभग उसके दुर्दशा की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा उसकी मोनोटोनी को बताते हैं, दैट वांट, हंगर एंड स्टारवेशन, जिसकी वजह से वांट, चाहत जगती है। लोग चाहते हैं कुछ मिले, मुझे कुछ खाने पीने के लिए मिले, जगह मिले, आश्रय मिले। हंगर, भूख से व्याकुल है। स्टारवेशन, भूखमरी की समस्या है। फिर और भी शब्द है, ग्रे, शार, ड्रेयरी, ये सब जो है सो ग्लूम बताता है, लाइफ की ग्लूमी सिचुएशन को बताता है ये। कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, ट्विस्टेड पाथ्स, इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, ये सब जो है हेल्पलेसनेस, जीवन के हेल्पलेसनेस को दिखाता है। मान लीजिए कोई अगर इस तरह से इम्पेनिट्रेबल प्रिजन में फंस जाएगा तो क्या होगा, वहां से निकलना मुश्किल होगा, वो निकल नहीं पाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को शब्दों के माध्यम से समझाया गया है। तो अगर इसको हम नटसेल में देखते हैं तो बड़ा ही वेल चूजन टाइटल भी रखा गया है इसका, बहुत सोच समझ के टाइटल इसका रखा है राइटर ने। रैट ट्रैप पैडलर की कहानी है तो ऑब्वियसली टाइटल जो है सो रैट ट्रैप बहुत ही अप्रोप्रिएट होती है। द ऑथर हैज यूज मेटाफर का प्रयोग किया है ऑथर ने, ताकि ह्यूमन प्रेडिकामेंट को हाईलाइट किया जाए। वैसे ही जैसे चूहा को बेवकूफ बनाया जाता है, उसको मूर्ख बनाया जाता है, उसको ट्रैप में फंसाने के लिए, और ट्रैप में फंसाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। और एक बार वो ट्रैप में फंस जाता है तो फिर वो मुश्किलों में घिर जाता है। ऐसे ही मनुष्य की भी स्थिति है। तो स्टोरी पूरी तरह से एक ऐसे इंसिडेंट की ओर रिवॉल्व्स अराउंड द इंसिडेंट ऑफ अ मैन गेटिंग ट्रैप्ड एंड अवेरिस, कि लोग किस तरह से ट्रैप हो जाते हैं, किस तरह से वो फंस जाते हैं ऐसे किसी सिचुएशन में। हेंस द टाइटल, टाइटल बहुत ही एप्ट है, बहुत योग्य है। बिफोर गोइंग, इंटरप्रेट करता है अलग अलग तरह की द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर और डॉटर, इस तीनों के प्रति किस तरह से अपनी वो अपना व्यवहार दिखाता है। तो देखिए पैडलर जो है इनिशियली डजंट सीम टू हैव एनी प्रिंसिपल। शुरुआत में तो नहीं लगता है, जब शुरुआत में उसको देखते हैं तो बिना लाइफ जो है सो विदाउट एनी प्रिंसिपल है उसका, उसमें कोई मतलब उसका कोई औचित्य जैसे होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर उसका चलता हो, उद्देश्य पे चलता हो, ऐसा नहीं दिखता है। वांट, हंगर और स्टारवेशन, इस सब से परेशान होकर ही डजंट माइंड स्टूपिंग टू बेगिंग, वो बेगिंग की ओर झुक जाता है। इस तरह की परिस्थितियों में वो बेगिंग और स्टीलिंग को अपना जरिया बना लेता है कमाने का। क्रॉफ्टर के घर पर जब पहुंचता है तो पुअर मैन इज टेम्प्टेड, वो बेचारा लालच में आ जाता है उसके घर पहुंचकर। जब वो अच्छे पैसे देखता है, गुड अमाउंट ऑफ मनी, और दैट मनी वाज वेल विद इन हिज रीच, सबसे बड़ी बात ये थी कि वो पैसे उसके रीच में थे, उसकी पहुंच में थे, बड़ी आराम से वो वहां तक पहुंच सकता था। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स, थोड़े से एफर्ट्स करने के बाद। तो शोइंग स्कैंट रिगार्ड टू द क्रॉफ्टर्स, तो क्रॉफ्टर के हॉस्पिटैलिटी और जेनरोसिटी को वो भूल जाता है उस समय में। व्हेन ही डज सो, निश्चित रूप से जब वो चोरी करता है उस पैसे की, तो कहीं ना कहीं वो भूल जाता है कि कितना रिगार्ड दिखाया था उसने, कितना
हर जगह उसे सार फेस से उसका स्वागत किया जाता था, कोई उसको अपने घर पे ठहरने नहीं देता था, कोई अपने दरवाजे पर ठहरने नहीं देता था। बट क्रॉफ्टर gave him shelter that night. Not only shelter, even he provided good food, tobacco, and played with him. He talked a lot. He showed मतलब उसमें confide किया. But what did he give in return? लेकिन कैसे दिया, कैसे उसको उस फेथ का जवाब कैसे दिया उसने? He smashes the old man's window pane at the first opportunity. जैसे ही मौका मिला उसको तोड़ देता है। जैसे ही उसको मौका मिलता है वो उसको स्मैश कर देता है, तोड़ देता है उसके विंडो पैन को, और आराम से उसके पैसे निकाल लेता है। तो उसने क्या उसको वापस किया? क्रॉफ्टर के हॉस्पिटैलिटी को बिल्कुल ऑपोजिट उसको वो देता है। उसके हॉस्पिटैलिटी का, उसके जेनरोसिटी का जो फेथ उसने दिखाया, उसके प्रति उसने जस्ट ऑपोजिट व्यवहार दिखाया। आयरन मास्टर की हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं। टू डजंट टच द पैडलर्स हार्ट, वो भी उसके हृदय को नहीं छूता है। ऑन रियलाइजिंग हिज रियल आइडेंटिटी, व्हेन द मास्टर ऑफ द हाउस शोज हिम द डोर, जब उसकी वास्तविकता खुल जाती है दिन के उजाले में, इन द डे लाइट, तो उसको वो घर से बाहर निकालना चाहता है। द अनग्रेटफुल पेडलर इमीडिएटली गिव्स हिम ए पीस ऑफ हिज माइंड, सेइंग दैट ही टू वुड बी ensnared। उस समय उसे अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए थी, स्वीकार कर सकता था, तो उल्टे वो अपनी फिलॉसफी उसके सामने बयान करने लग जाता है। तो बट अल्टीमेटली, लेकिन एडला के वार्मथ, फ्रेंडलीनेस और हॉस्पिटैलिटी के सामने वो सकम रह जाता है। अपने आप को वो चेंज कर पाता है, उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन उसमें आती है, बदलाव आती है। स्टेटस टू विच द गर्ल रेज्ड हिम, जिस स्टेटस तक उसको पहुंचाई थी उस लड़की ने, रेज्ड हिम स्टर्स द, वो उसके लेटेंट गुडनेस को, जो उसके अंदर, बात बताया अभी थोड़ी देर पहले कि सबके अंदर कुछ ना कुछ वो गुडनेस होती है, इस व्यक्ति के अंदर की जो गुडनेस थी उसको भी वो क्या करता है, उसको आंदोलित कर देता है, उसको मतलब अंदर से महसूस वो करने लगता है, और गुडनेस तब सामने आ जाती है। द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, एंड ही एनक्लोजेस द स्टॉलन मनी इन द रैट ट्रैप। उसको रैट ट्रैप में रखकर, दैट ही गिव्स हर एज अ क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में उसको दे देता है। इन अ लेटर, इवन ही राइट्स द लेटर एनक्लोजिंग द मनी, ही इवन राइट्स द लेटर, एक लेटर भी लिखता है, रिक्वेस्टिंग हर टू रिटर्न द मनी टू द ऑनर। तो इस तरह से देखा जाए तो एडला की हॉस्पिटैलिटी जो थी वो मेक्स हिम रिडीम हिमसेल्फ फ्रॉम हिज डिसऑनेस्टी, कि उसकी डिसऑनेस्टी से अपने आप को बचा पाता है, एंड ही टर्न्स अ न्यू लीफ इन हिज, और एक प्रकार से अपने जीवन में एक नएपन का एहसास वो कर पाता है। उसके व्यवहार में एक हम सी चेंज देखते हैं, एक बड़ा परिवर्तन देखते हैं, एंड ट्रूली ही बिकम्स अ ह्यूमन बीइंग। वो निश्चित रूप से एक ह्यूमन बीइंग बन पाता है, एक अच्छा व्यक्ति बन पाता है। और इतना ही काफी था इस कहानी के लिए, आई थिंक सो। इफ यू हैव एनी डाउट एनीथिंग